नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं गणित की शिक्षण विधियां। दोस्तों गणित की इन शिक्षण विधियों में 20 प्रश्न होंगे जो रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों रीट परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है 25 अप्रैल को होने वाली है। तो उस हिसाब से आपके पास आप समझ सकते हो कि जनवरी लगभग गई, 15 दिन इसके, फरवरी, मार्च और यूं मान लो कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने ही बचे हैं। तो 3 महीने के हिसाब से आपको किस तरह से तैयारी करनी है आप अच्छी तरह जानते हो। तो सब कुछ छोड़ के तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थियों का स्तर, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान, कक्ष का आकार और शिक्षण अधिगम स्थितियां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, कक्ष का आकार। दोस्तों कक्ष का आकार उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान ध्यान में रखने योग्य बिंदु नहीं है, क्योंकि उद्देश्यों के मतलब शिक्षण बिंदु ध्यान में रखते हैं तो वहां पर कक्ष का आकार कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। निरीक्षण, विशिष्ट उदाहरण, सामान्यीकरण और परीक्षण। निरीक्षण, विशिष्ट उदाहरण, सामान्यीकरण, परीक्षण। विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। यहां पर आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है, विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, करो और सीखो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अनिश्चित से निश्चित की ओर। यह है प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है, जबकि करो और सीखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये तीनों ही प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ऐसी अध्ययन की विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर कार्य अध्ययन करते हैं, इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक से निर्देशन प्राप्त करते हैं एवं उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं, कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। दोस्तों जो ऐसी विधि है जहां पर विद्यार्थी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में अध्ययन करते हैं वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता? समस्या समाधान, रटने में विश्वास, अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, रटने में विश्वास। तो रटने में विश्वास जो ये व्यक्तित्व का गुण है ये गणित अध्ययन से कभी भी विकसित नहीं हो सकता, रटना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है? यह शुद्धता, सटीकता एवं यथार्थता विकसित करता है, यह विवेक को बढ़ाता है तथा बुद्धि को तेज करता है, गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण कठिन होता है, ये एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण कठिन होता है, ये मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है और यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 3। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा जो शिक्षण के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके? तो बताइए यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा तंत्र, शैक्षिक प्रणाली एवं समाज, शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन, शैक्षिक प्रशासन,
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन। यहाँ पर शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा वो यही है, शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन, जिससे कि शिक्षक अच्छी तरह से विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सके, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके। ये विकल्प नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशल की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है कहलाता है। परीक्षण कौन सा है? भविष्य सूचक परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और सर्वे परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, संप्राप्ति परीक्षण। दोस्तों जो ऐसा परीक्षण जो आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं, सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है वो संप्राप्ति परीक्षण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है, एक 170 डिग्री, 180 डिग्री। प्रतिच्छेदी वृत्त संकेंद्री वृत्त होते हैं, सत्य असत्य। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं होती है। एक सरल रेखा को परिभाषित कीजिए, इस परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सरल जो दे रखा है यही गणित के निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण यही है, सबसे बेटर चौथा विकल्प। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो इस प्रकार से निबंधात्मक हो गया। विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रोजेक्ट का एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट की ये परिभाषा दी थी स्टीवेंसन ने, किलपैट्रिक ने, बेलार्ड ने, जॉन डीवी ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, किलपैट्रिक। दोस्तों प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किलपैट्रिक ने दी थी। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, तो ये किलपैट्रिक ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है। ये विद्यार्थियों में गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास करता है। गणित क्लब विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है। विद्यार्थियों को मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं। यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाह्य विशेषज्ञों को सुनने के अवसर प्रदान करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाह्य विशेषज्ञों को सुनने के अवसर प्रदान करता है। यही अपना आंसर है, क्योंकि यह गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है और अपन से पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 अपना यह सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता को नहीं दर्शाता है। नए विचारों को शीघ्रता से समझना, कार्य को तार्किक रूप से सही एवं ढंग से करना, अपने तरीके को न्याय संगत ठहराने को कहा जाए, तब न्यून संप्रेषण कौशल दर्शाना, क्या होगा यदि प्रकार से प्रश्न पूछने पर जिज्ञासा दर्शाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अपने तरीके को न्याय संगत ठहराने को कहा जाए तब न्यून संप्रेषण कौशल दर्शाना। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता को नहीं दर्शाता है और यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गणित में सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थी की एक विशेषता नहीं है। कौन सा विकल्प सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। नए ज्ञान के निर्माण में समझ, अनुभव, कल्पना शक्ति तथा तर्क का समावेश करना, अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान निर्मित करने में वर्तमान गणितीय ज्ञान का उपयोग करना। अगला विकल्प है सवालों को उठाना, युक्तियुक्त तर्कों को विकसित करना, गणितीय समस्याओं को सामान्य तरीके से हल करना। इस प्रकार से ये चारों विकल्प है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, गणितीय समस्याओं को सामान्य तरीके से हल करना। यह गणित में सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थी की एक विशेषता नहीं है और यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 4, गणितीय समस्याओं को सामान्य तरीके से हल करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जिस गुण के मापन के लिए वह बना है। एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है वह उसी गुण की माप करता है।
परीक्षण की उस कसौटी को कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, वैधता। दोस्तों जो परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए बना है और केवल उसी गुण की माप करता है उसे उस कसौटी को वैधता कहते हैं, और यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट मेगर, टी.एफ. गिलबर्ट, लॉरेंस स्टोलुरो और नॉर्मन ए. क्राउडर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, टी.एफ. गिलबर्ट। ये जो मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली है ये टी.एफ. गिलबर्ट ने दी थी, तो यहाँ पर टी.एफ. गिलबर्ट अपना सही हो जाता है विकल्प नंबर 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक कौन थे? एडगर डेल, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, ग्रुनलैंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, एडगर डेल। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक जो थे एडगर डेल थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एक ऐसी पाठ योजना उपागम जो गणित शिक्षण संबंधी कौशलों के विकास एवं व्यवहार में परिमार्जन हेतु 5-10 मिनट की अवधि का 5 से 7 छात्र अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है। वो पाठ योजना क्या कहलाती है? वृहद शिक्षण उपागम, सूक्ष्म शिक्षण उपागम, हर्बर्टियन उपागम और मॉरिसन उपागम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण उपागम जो गणित संबंधी कौशलों के विकास एवं व्यवहार में परिमार्जन हेतु 5-10 मिनट की अवधि के लिए 5 से छात्र अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है, उसे सूक्ष्म शिक्षण उपागम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन का उपागम नहीं है? रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम, RCEM उपागम और NIPD उपागम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, NIPD उपागम। दोस्तों ये जो उपागम है ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन का उपागम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? गणित में खुला प्रश्न। 10 के गुणनखंड क्या होंगे? एक आयत जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेमी एवं 10 सेमी है का परिमाप क्या होगा? 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 6 हो। त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। तो यहाँ पर ये खुला प्रश्न है, इसमें बाध्यता नहीं है कि आपको यही देना है या इसी प्रकार से हल करना है। यहाँ पर ये खुला प्रश्न है, तो यही अपना आंसर है विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है इसी तरफ कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।